हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज है 29 मई और 29 मई के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेंगे सभी को डिटेल में जानेंगे। टोटल 16 न्यूज़ को कवर किया है। इन 16 न्यूज़ के साथ में स्टैटिक भी कवर करेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड जो पिछले दिनों में जो न्यूज़ रहती है उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल सेशन शानदार रहने वाला, बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम में ओरिएंटेड है पूरी क्वेश्चंस, तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। इससे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जस्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे @educare करंट अफेयर्स, आपको चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और हर प्रकार की पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है INS गोमती, इंडियन नेवी शिप गोमती टू बी डीकमीशन्ड टर्न्ड इनटू म्यूजियम इन लखनऊ। देखिए INS गोमती जिसे बनाया गया था 1978 को इसे बनाया गया था और इसके 34 ईयर 34 साल के बाद इसे 2022 में से डीकमीशन किया जा रहा है। और डीकमीशन करने के बाद इसका जो कुछ पार्ट्स होंगे उस पार्ट्स को लखनऊ में से स्थापित किया जाएगा और उसे म्यूज़ियम बनाया जाएगा। यह है इस न्यूज़ का मतलब, म्यूज़ियम बनाया जाएगा INS गोमती का जिसे डीकमीशन करने जा रहा है इंडियन नेवी। इसे लखनऊ में स्थापित करने का एक रीज़न ये भी है कि गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ और गोमती के नाम पर ही बनी हुई है शिप INS गोमती। देखिए इसकी खास बात क्या है, ये INS गोमती पहली ऐसी INS थी जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड थी, यानी इसका कंट्रोल डिजिटल था और इसे 1978 में बनाया गया था, तब इसका डिजिटल कंट्रोल था। तो ये इस प्रकार की पहली जो INS शिप थी इंडियन नेवी की, वो इस प्रकार की पहली थी। तो याद रखिए इसका म्यूज़ियम बनाया जाएगा कहाँ पर, लखनऊ में इसका म्यूज़ियम बनाया जाएगा, ओपन एयर म्यूज़ियम। इतना समझ में आया। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो लखनऊ में एक समिट होस्ट हुई थी NHAI के द्वारा। समिट नहीं कह सकते हम इसे, एक मीटिंग बोल सकते हैं। और इसके दौरान इन्होंने 2 MOU साइन किए थे, और ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हाईवेज़ का, वो न केवल यूपी में बाकी अदर स्टेट्स में भी किया जाए। मेनली फोकस यूपी में रहेगा, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो लोग हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा और हाईवेज़ का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो 2 MOU साइन हुए थे लखनऊ में NHAI के। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक सरयू रिवर फ्रंट भी बनने जा रहा है, जो कि कहाँ पर है, अयोध्या सिटी में है। सरयू रिवर फ्रंट। और अयोध्या जो सिटी उसका पहले नाम क्या था, फैज़ाबाद इसका नाम था और इसे रीनेम अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे, और सरयू नदी का रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, ये भी आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है रिसेंटली केरला हैज़ रिपोर्टेड केस ऑफ टोमेटो फीवर, टमाटर बुखार यानी टोमेटो फीवर, जो कि पहला केस इसे रिपोर्ट किया गया केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। और ये आप समझ लीजिए जैसे एक चिकनगुनिया बीमारी होती है ना, उसके जो चिकनगुनिया, वैसे ही ये एक टोमेटो फीवर है। वैसे ही शरीर पे रैशेज होते हैं, वैसे ही इसके थकान होना, जोड़ों में दर्द और बुखार, उल्टी, दस्त, ये सारे सिम्टम्स हैं टोमेटो फीवर के, जो कि एक चिकनगुनिया के होते हैं। और रिसेंटली इसका फर्स्ट केस कहाँ पाया गया, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। और केरला का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ये पहला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया था, अभी रिसेंटली 2021 की न्यूज़ है। और पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, जो कि केरला का है। और रिसेंटली केरला ने एक फेस्टिवल होस्ट किया था, फेस्टिवल मनाया था जिसका नाम है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। त्रिशूर जो कि केरला की एक शहर, केरला का ही एक शहर है। तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, केरल में मनाया गया। और रिसेंटली एक ट्रॉफी आयोजित हुई थी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी, जिसका 2021-2020 एडिशन, जिसमें केरला फुटबॉल क्लब ने जीता है और हराया किसको है, वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को इसने हराया है। रिसेंटली केरला ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है सैली एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी, ताकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनको कंट्रोल किया जाए लोगों में। केरला की बात करें तो केरला के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगली न्यूज़ है सिक्किम रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। 16 मई को हर साल सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल भी इसने मनाया है। और सिक्किम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और ये 22वां देश का राज्य बना था। 16 मई 1975 1975 को। और इसने अभी रिसेंटली अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को, याद रखिए 16 मई को। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में टोटल से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, पहले 4 थे, रिसेंटली 2 को ऐड कर दिया गया है। एक तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट को, एक नया सोरेंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और एक पोकयोंग डिस्ट्रिक्ट, या हम कह सकते हैं पेकयोंग डिस्ट्रिक्ट और सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं।
और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से वह पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लॉन्च किया। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये पहला स्टेट कौन सा बना था? सिक्किम बना था। ये भी आप याद रखिए। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैंगटोक। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है और प्रेम सिंह तमंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 12th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अभी रिसेंटली आयोजित हुई। इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, हॉकी की नेशनल सीनियर चैंपियनशिप, और इसे होस्ट किसने किया था? भोपाल ने किया था। भोपाल जो कि कैपिटल मध्य प्रदेश की। इन सिंपल वर्ड्स मध्य प्रदेश ने हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कि 2022 का एडिशन होस्ट किया है। और कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। इसमें फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? ओडिशा ने। फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? ओडिशा में जीता है वुमेंस कैटेगरी में। और मेंस कैटेगरी में जीता है हरियाणा ने। मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? हरियाणा ने। और वुमेंस कैटेगरी में जिस ओडिशा ने जीता है इसने हराया किसको? कर्नाटका को। और हरियाणा जो कि मेंस कैटेगरी में इसने जीता है इसने हराया है तमिलनाडु को। इसने हराया तमिलनाडु को। सिंपल आप इतना याद रखिए कि रिसेंटली 12th एडिशन ऑफ नेशनल सीनियर बड़ों का हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में। इसे जीता किसने? महिला कैटेगरी में ओडिशा ने, पुरुष कैटेगरी में हरियाणा ने। और महिला कैटेगरी ने हराया किसको? कर्नाटका को। और पुरुष कैटेगरी ने हराया तमिलनाडु को। इतना आप याद रखिए। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। ये मणिपुर से आते हैं। और इंटरनेशनल बॉडी ऑफ हॉकी के प्रेसिडेंट है एनडी बत्रा इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंट है एनडी बत्रा। और एनडी बत्रा की फुल फॉर्म है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। इसके 2 पार्ट्स में लाया गया इस न्यूज़ को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बढ़ते हैं। रिसेंटली INS सूरत और INS उदयगिरी आर 2 इंडिजीनियस वॉरशिप्स दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडियन नेवी लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? लखनऊ। देखिए राजनाथ सिंह ने 2 बड़ी शिप्स, 2 बड़ी और 1 छोटी, एक बड़ी और एक छोटी, ये बड़ी है ये छोटी है। अभी बताऊंगा कैसे छोटी है कैसे बड़ी है। INS सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है और INS उदयगिरी जो कि एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो INS सूरत और INS उदयगिरी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने अनवील किया या कह सकते हैं कि लॉन्च किया, यानी कंस्ट्रक्ट बनकर तैयार हो गई है और इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। INS सूरत की बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी की जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B में 4 वॉरशिप्स बनाई जाएगी। कितनी वॉरशिप्स बनाई जाएगी? 4। और ये चारों वॉरशिप क्या होगी? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगी। और इन 4 में से 3 तो ऑलरेडी बन चुकी थी। INS विशाखापट्टनम, ये भी बड़े शहर का नाम है। INS सबसे पहले कौन सी थी प्रोजेक्ट 15B की? INS विशाखापट्टनम। सेकंड INS मोरमुगांव और INS इम्फाल, ये थर्ड थी। और अब 4th कौन सी बन गई है? INS सूरत। प्रोजेक्ट 15B की जो 4th INS है उसका क्या नाम है? INS सूरत। इतना आप याद रखिए। और INS प्रोजेक्ट B को याद करने की आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जो शहरों के नाम है बड़े बड़े शहरों के नाम जिसे दिए गए हैं वह प्रोजेक्ट 15B में आएगी, वह INS। जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मोरमुगांव गोवा में, और इम्फाल कहाँ पर है? ये मणिपुर में, आई थिंक मणिपुर है ना, और सूरत गुजरात में है ये। ठीक है, और अंडर प्रोजेक्ट 15B जो मेजर सिटीज़ का नाम मैंने बता ही दिया। और इसी इन चारों शिप्स को बना कौन रहा है? मुंबई मजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। मुंबई मजेगांव शिप बिल्डर्स ने इसे बना रहा है। और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और इतना आप याद रखिए। और प्रोजेक्ट 15B में जितनी भी शिप्स होगी उनकी साइज़ होगी 163 मीटर लॉन्ग। इतनी लंबी होगी, 163 मीटर लॉन्ग होगी, ये आप याद रखिए। अब बात करते हैं INS उदयगिरी की। उदयगिरी माउंटेन रेंजेस के नाम से दिया गया। देखिए कैसे दिया गया, देखिए एक प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का, अगेन दूसरा प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A में 7 वॉरशिप्स बनाई जाएगी। और इस 7 वॉरशिप्स कौन सी होगी? स्मॉल वॉरशिप्स होगी। स्मॉल वॉरशिप्स मतलब जो बड़ी जो शिप्स होती है वॉरशिप्स, उनके साथ जो छोटी शिप्स चलती है उनको गार्ड करने के लिए वो शिप्स बनाई जाएगी अंडर 17 प्रोजेक्ट A के अंतर्गत। ठीक है, और इन सारी जितनी भी 7 बनाई जाएगी ये सभी की सभी किसके नाम पे दी जाएगी? माउंटेन्स के नाम पर दी जाएगी। सबसे पहले बनी थी नीलगिरी, INS नीलगिरी। सेकंड बनी थी हिमगिरी, INS हिमगिरी। और थर्ड ये बनी है INS उदयगिरी। और बाकी की जो 4 है वो अब आने वाले दिनों में तैयार होगी। आप सिर्फ 3 याद रखिए, 3 बन के तैयार होगी, 4 अब बनेगी।
और ये मैंने बता दिया। फ्रीगेट स्मॉल शिप्स है, फ्रीगेट का मतलब ये मैंने बताया कि जो सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A हो ही गया, ठीक है, इतना आप याद रखिए। और इसमें जो 7 की 7 INS है, इनको अलग अलग 2 कंपनीज़ के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, और मोरमुगांव के द्वारा और मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। और जो उदयगिरी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, उदयगिरी को कौन बना रहा है, यानी किसने बनाया है, तो इसको भी मुंबई मजेगांव डॉक शिप यार्ड बिल्डर्स ने बनाया है, इतना आप याद रखिए। मुंबई मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स इसे बनाया है। उदयगिरी कहाँ पर है, ये माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में। अगली न्यूज़ है DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड लॉन्च्ड द नेविक ग्रांट चैलेंज एट नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग। देखिए NSAC की जो रिसेंटली एक मीटिंग आयोजित हुई थी, उसी के दौरान नेविक ग्रांट चैलेंज लॉन्च किया गया। देखिए नेविक तो जो है, जो एक जैसे GPS है जो US का है, और वैसे बेडो चाइना का है, और ग्लोनास ये रसिया का है, ग्लोनास रसिया का है, बेडो चाइना का है, और GPS ये USA का है, जो कि एक मैप, आप जानते हैं GPS का मतलब मैप, जो मैप में नेविगेट करने का काम करता है वो GPS के कारण ही कर पाते हैं। और अब इंडिया ने अपना खुद का कौन सा लॉन्च किया है, नेव IC। नेविक की फुल फॉर्म बनती है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। और जो नेविक है, इसी के रिगार्डिंग ये ग्रांड चैलेंज लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाना और इसकी टेक्नोलॉजी की और आगे बढ़ाया जाना, जैसे ड्रोन से रिलेटेड नेविगेशन करना, ये चीज़ें बढ़ाने के लिए ये चैलेंज लॉन्च किया गया। और नेव की स्थापना 2013 में इसे बनाया गया था, नेविक को, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। अगली न्यूज़ में बढ़ने से पहले रिसेंटली DPIIT ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, और इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में FDI जो आया है वह आया है 83.57 कितना बिलियन या ट्रिलियन, बिलियन, एग्जाम में बिलियन और ट्रिलियन दोनों दिया हुआ आ सकता है, तो आप याद रखिए बिलियन है ना कि ट्रिलियन है। 83.57 ट्रिलियन, और ये हाईएस्ट एवर है। इसमें देखिए 2 FDI, एक तो नॉर्मल FDI, न्यू FDI, और एक थी इक्विटी FDI। इक्विटी FDI जो कि कितनी थी, इक्विटी FDI $58.77 बिलियन, $58.77 बिलियन, ये तो इक्विटी FDI थी, और जो बचा है वह कितनी थी, नॉर्मल FDI थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं और अच्छा, रिसेंटली इसी डेटा से एक रिलेटेड डेटा करते हैं कि रेमिटेंस इंडिया में 2021 का रेमिटेंस कितना आया, तो 2021 में आया था 89.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। दोनों को डेटा को एक साथ ऐसे रखकर याद रख लीजिए। 83.57 ये तो क्या आया था FDI, और 89.4 ये क्या आया है, रेमिटेंस आया है। अगली न्यूज़ है, एज पर द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 23% ऑफ द आउट ऑफ 21 लाख इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। देखिए इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो कि मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक इनिशिएटिव है, और इसका पर्पज़ है कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को इसकी डिजीज़ से दूर करना, यानी कम से कम इसे करना। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है, लेकिन 23% ऐसे लोग हैं जिनकी हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है और वह इसे कंट्रोल करने में फेल हुए। तो हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार 23% पीपल हैव अनकंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mmHg इसका नंबर होता है, यानी ये रेंज होती है। इस रेंज में ही अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर हैं। अगर इससे आपका हाई होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, इसका लो होता है तो लो ब्लड प्रेशर, ये होता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द लेंस एंड प्लानिटरी हेल्थ इंडिया टॉप्ड विच कंट्री, आई मीन इंडिया टॉप द एयर पोल्यूशन डेथ टोल। देखिए बात करते हैं द लेसेंट प्लानिटरी हेल्थ, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग यानी पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स है उनके बारे में बताती है हर साल। और इसने इस बार ये बताया कि 2019 में जितनी भी डेथ हुई ना, यानी 90 लाख जो डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 16.7 एयर पोल्यूशन से सिर्फ इंडिया में डेथ हुई है, और ये हाईएस्ट एवर है। हाईएस्ट एवर का मतलब इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है इंडिया 16.7 लाख पीपल के साथ। अगर ये सिर्फ एयर पोल्यूशन है और बाकी और जो टॉक्सिक जो एयर्स होती है उनसे भी इंडिया में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। और अगर हम बात करके टोटल एयर से सिर्फ जो टॉक्सिक एयर है उससे कितनी डेथ हुई है, तो
तो 2015 में ये डेटा था 15 लाख का, और 2019 में 2019 में ये नंबर है 23.5, यानी ओवरऑल रिड्यूस तो हुआ है। और इस 23.5 जो कि एयर टॉक्सिक एयर से होने वाली जो डेथ थी, इसमें से सिर्फ एयर पोल्यूशन से कितना हुआ है, 16.7 लाख पीपल की डेथ हुई है सिर्फ इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में कितनी हुई है, 90 लाख पीपल की एयर पोल्यूशन से, न कि टॉक्सिक से, सिर्फ एयर पोल्यूशन से 90 लाख पीपल्स की डेथ हुई है। तो ये नंबर आप याद रखिए। और इस रिपोर्ट को बताया किसने, द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ के द्वारा इसे बनाया गया है, तो ये आप याद रखिए। अगली न्यूज है, नासा हैज़ लॉन्च्ड मिशन एंड्योरेंस फॉर अर्थ। देखिए हमें पता है मार्स में जीवन है, ठीक है, ये अभी कुछ रिपोर्ट्स कहती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है नहीं है, ठीक है। और वीनस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वीनस पर भी चांस है जीवन के, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही है, कुछ नहीं कह रही है। ओवरऑल हमें किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, इवन तो नासा को भी नहीं पता कि क्या मार्स पे जीवन हो सकता है या वीनस पर जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी के लिए, इसी के रिगार्डिंग, इसका पता लगाने के लिए क्या पॉसिबल है या नहीं है जीवन मार्स पे और वीनस पर, इसी के लिए एक मिशन एंड्योरेंस लॉन्च किया है नासा के द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, और जैसे कि इंडिया की इसरो है वैसे ही, और इसने मिशन एंड्योरेंस लॉन्च किया है ताकि पता लगा सके कि अर्थ जैसा क्या मार्स पर और वीनस पर जीवन पॉसिबल है या नहीं है, एग्जैक्ट डेटा बताने के लिए। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ की जाएगी, वो रॉकेट कहाँ से लॉन्च की जाएगी, नॉर्वे से लॉन्च की जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा कि नॉर्वे से लॉन्च किया जाएगा इसकी रॉकेट को, ठीक है। पहली बार अर्थ के लिए लॉन्च किया गया मिशन है, हालांकि और भी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। नासा की बात करें तो नासा का मैंने आपको हेडक्वार्टर बताया नहीं, बताया तो वाशिंगटन डीसी है इसका हेडक्वार्टर। और रिसेंटली नासा में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिंथिया रोजेंसवेज। सिंथिया रोजेंसवेज ये फीमेल है, और सिंथिया रोजेंसवेज को वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखिए। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 का किसे दिया गया है, सिंथिया रोजेंसवेज को। उनके रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया गया है। और रिसेंटली नासा ने किस कंपनी के साथ, यूएसए की ही कंपनी, वो कौन सी कंपनी जिसके साथ एमओयू साइन किया है, किसके लिए, स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल लॉन्च करने के लिए, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुमा सके। तो आंसर बनेगा बोइंग। नासा बोइंग के साथ मिलकर स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल लॉन्च करेगा, और ताकि एस्ट्रोनॉट्स को, यानी जो अंतरिक्ष यात्री है, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घुमा सके। और रिसेंटली नासा ने मार्स पर एक सबसे बड़ा अर्थक्वेक तो अर्थ पे होता है, सॉरी, मार्स क्वेक यानी भूकंप डिटेक्ट किया है। और इससे जिसने डिटेक्ट किया है, जिस लैंडर ने डिटेक्ट किया, इसका नाम है इनसाइट लैंडर नाम याद रखिए। इनसाइट लैंडर ने मार्स पर सबसे बड़ा क्वेक डिटेक्ट किया है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 12th मीटिंग ऑफ इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स हेल्ड एट आबू धाबी यूएई। आप सिंपल लाइन से समझ सकते हैं कि मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मैच फिक्सिंग को बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई होगी ना, ये हुई है मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए। हर जो स्पोर्ट है उसमें मैच फिक्सिंग होती है, आपको पता है। और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए इंटरपोल, जो कि इंटरनेशनल पुलिस, जो कि पुलिस की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरपोल ने एक समिट आयोजित करवाई है, एक मीटिंग आयोजित करवाई है, जिसका नाम है मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स, इन शॉर्ट IMFTF। और ये कहाँ आयोजित हुई, ये इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए क्वेश्चन, कि रिसेंटली इंटरपोल की जो मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स है, ये मीटिंग आयोजित कहाँ हुई, तो आंसर बनेगा आबू धाबी, जो कि यूएई का ही एक शहर है। और ठीक है, और इसके दौरान, मैच फिक्सिंग के दौरान यही डिस्कशन हुआ कि मैच फिक्सिंग को कम से कम कैसे किया जाए। और इंडिया की तरफ से जिसने पार्टिसिपेशन लिया था उसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन शॉर्ट CBI ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था। और CBI की बात करें तो CBI के डायरेक्टर जनरल कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि CBI ने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। एक इससे अलग टर्म है मैकलोइन कन्वेंशन। देखिए, मैकलोइन स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और मैकलोइन कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन है, ये मैच फिक्सिंग के लिए ही बनाया गया कन्वेंशन है, और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए। तो आप ये याद रखिए, मैकलोइन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिए मैच फिक्सिंग से रिलेटेड है मैकलोइन कन्वेंशन। मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। और इतना आप याद रखिए।
रिसेंटली एक इंडिया के एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा इंटरपोल के मेंबर बने हैं, रिसेंटली नए मेंबर बने हैं प्रवीण सिन्हा। किसके? इंटरपोल के। ये इनका नाम याद रखिए, ये इंडियन इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम वाज हैज टेक प्लेस इन न्यूयॉर्क। देखिए इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम आयोजित हुआ। माइग्रेशन से पता लगा सकते हैं माइग्रेशन के रिलेटेड, जो माइग्रेट होते हैं पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, उन माइग्रेशंस की सेफ्टी के लिए ये समिट आयोजित हुई और इन्हीं के रिगार्डिंग इनका डिस्कशन हुआ। तो ओवरऑल इनकी सेफ्टी को देखते हुए, इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए ये फोरम ये हर साल नहीं, हर 4 साल से, यानी कोड्रेनेल हर 4 साल से ये मीटिंग आयोजित होती है नहीं, आयोजित होगी, क्योंकि पहली मीटिंग हुई है इस बार। तो अब आने वाले 4 साल बाद आयोजित होगी 2026 में। तो अब नेक्स्ट होगी 2026 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, याद रखिए। इसे होस्ट किसने किया था, इसे आयोजित किसने करवाया था? तो यूनाइटेड नेशन ने। अपने जो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी और न्यूयॉर्क में ही इसे आयोजित किया गया था इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम को, यानी इसी के दौरान इसे होस्ट किया गया। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम आयोजित करवाया गया। और यूनाइटेड नेशन के हेड है अब्दुल्ला शाहिद जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन के। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं मालदीव से आते हैं। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला शाहिद। तो ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सीशेले नजेबेट वॉन द वांगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। देखिए जो वंगारी मथाई है ये एक फ़ीमेल है और ये कहाँ की है? ये है केन्या की है और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी है वंगारी मथाई। और इन्हीं को याद करने के लिए, इन्हीं को ऑनर देने के लिए हर साल इन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। इनको ऑनर क्यों करने के लिए? क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट थी, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थी और इन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग काम किया, इतना कि उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये वंगारी मथाई इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल किसको दिया गया? सेसिल नजेबेट को दिया गया। सेसिल नजेबेट जो कि कहाँ से आती है? कैमरून से आती है। और इनके एक्सेप्शनल वर्क टू द फॉरेस्ट क्रिएशन, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। नाम याद रखिए, सेसिल नजेबेट। और ये कहाँ से है? तो कहाँ से है? ये कैमरून से है और इन्हें को वांगिरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड दिया गया। और केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल है नायरोबी और केन्या में ही एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप पहला याद करते चलिए। कैमरून की बात करें तो कैमरून की कैपिटल है याओगुंडे और करेंसी यहाँ पर फ्रैंक है। करेंसी यहाँ की क्या है? फ्रैंक है। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कैमरून। अगली न्यूज़, इटालियन ओपन टाइटल 2022 इज़ वॉन बाय नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से है। इन्होंने इटालियन ओपन टाइटल टूर्नामेंट जीत लिया है। सिंपल, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इटालियन ओपन टाइटल 2022 किस खेल से संबंधित है, ये इटालियन टाइटल किससे संबंधित है, तो आंसर बनेगा टेनिस से। और इस साल की मेन सेक्शन में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और फीमेल कैटेगरी में किसने जीता? ईगा स्वेटिक ने इसे ये जीता है फीमेल कैटेगरी में इटालियन ओपन टाइटल को। इसने लास्ट ईयर 2021 में भी ईगा स्वेतिक नहीं जीता था और 2022 में भी ईगा स्वेतिक नहीं जीता है। और ईगा स्वेतिक कहाँ से आती है? पोलैंड से आती है, यानी ये पोलिश टेनिस प्लेयर है। इन्होंने ही फीमेल कैटेगरी का ओपन टाइटल जीता है इटालियन। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? रोम में, इटली की कैपिटल रोम। ठीक है, इतना याद हुआ। रिसेंटली कल ही हमने पढ़ा था इटालियन कप ये किस खेल से संबंधित है? इटालियन कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है। दोनों में कंफ्यूज मत हुई ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टेनिस से। ठीक है, तो इटालियन कप इसमें जीता किसने था? इसे जीता था इंटर मिलन ने इसे जीता था। और हराया किसको? जुवेंटस को इसे हराया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ देव सहायम पिल्लई हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेमैन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड ए सेंट यानी महात्मा बाय पोप फ्रांसिस ऑफ अर्जेंटीना। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बात करते हैं,
एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है देव सहायन पिल्लई, जिनका जन्म हुआ था 1712 है, यानी 1712 में इनका जन्म हुआ था। और ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था देव सहायन पिल्लई को। और एक साधारण व्यक्ति थे, और किस चीज़ से रिलेटेड थे? ये थे जैसे जो भेदभाव होता है उनसे रिलेटेड एक्टिविस्ट थे, और छुआछूत ये जो चीज़ें थी इनके खिलाफ ये एक्टिविस्ट थे। और इन्हीं को रिसेंटली अर्जेंटीना का जो पोप फ्रांसिस है इन्होंने इसे महात्मा घोषित किया है। और ऐसा होने वाले पहले भारतीय बन गए देव सहायन पिल्लई। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बनता है देव सहायन पिल्लई। पोप फ्रांसिस जो कि किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? ये क्रिश्चियन है, और कैथोलिक क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं। कैथोलिक क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं पोप फ्रांसिस, ठीक है। और ये अर्जेंटीना से हैं, और इन्होंने ही देव सहायन पिल्लई को सेंट बताया है, और ये पहले भारतीय बन गए हैं। और ये जो प्रोसेस है सेंट बनने की पोप फ्रांसिस के द्वारा जो जिन्हें महात्मा या सेंट बनाया जाता है, इनकी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कैनोनाइजेशन। ये इंग्लिश टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है नवीन श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू NOV, यानी दूत बनाए गए हैं। किस देश के लिए? नेपाल के लिए। नए NOV टू नेपाल टू हुम? नवीन श्रीवास्तव। नाम याद रख लीजिए नवीन श्रीवास्तव, ठीक है। और नेपाल की बात करते हो, काठमांडू इसकी कैपिटल है, और रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न है विवेक कुमार देवांगन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड। REC लिमिटेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन हेड करते हैं? राजकुमार सिंह इसे हेड करते हैं। नाम याद रखिए विवेक कुमार देवांगन। और विवेक कुमार देवांगन क्या बन गए? CMD ऑफ REC लिमिटेड। ये इसी के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है REC लिमिटेड। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन 29 मई का? मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में 30 मई में। तब तक के लिए गुड बाय।